स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Give a man a fish, he will feed his home for a day, but teach him how to fish, he will feed his home for lifetime। यानी कि एक व्यक्ति पे आपने दया दृष्टि रखते हुए कुछ उसको पैसे दे दिए या कुछ खाने का दे दिया, जैसा कि अक्सर हम करते हैं। रोड पे कोई भिखारी दिखता है तो हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं या खाने का दिलवा देते हैं। तो ये प्रोवर्ब, एक ये कथन इस बारे में बात करता है कि आप उसको दे देते हैं, वो एक ही दिन के लिए खा पाएगा, लेकिन आप उसको कुछ ऐसा सिखा दें, कुछ स्किल डेवलप कर दें, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, ताकि वो अपना और अपने घर वालों का पेट लाइफ टाइम के लिए भर सके। यानी कि वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज आज का जो टॉपिक है, हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र उपाध्याय और हम आज इस टॉपिक को इतना डिटेल में देख लेंगे कि आपका चाहे पेपर 1 में क्वेश्चन आ जाए, पेपर 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, 4 में आ जाए या फिर ऐसे में पूछ लिया जाए। ये कोट आपसे सीधा सीधा ऐसे में पूछ सकते हैं। तो आपको इतना नॉलेज के साथ इस वीडियो में हम इक्विप कर देंगे कि आपको पूरा किसी भी पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम पहले फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म में फर्क देखेंगे, जो एक डेफिनेशन है कि क्या होता है फ्रीबीज, क्या होता है वेलफेयरिज्म। फिर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, उस पर भी डिटेल में बात कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि यह चीज क्या है। लेकिन इसके पहले यह कोट आपको याद रख लेना है। हो सकता है ऐसे में सीधा सीधा पूछ ले, यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता आया है। तो आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आया और बिहार में क्या हो गया, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। ये चुनाव आते ही ये क्या होने लगता है, जितने भी नेता हैं वो फ्रीबीज क्यों बांटने लगते हैं, और हर बार जैसे ही चुनाव आता है ये फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयरिज्म की डिबेट फिर से तुल पकड़ लेती है ना। तो आज इसको अच्छे से एक ही बार में देख लेते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट जहां पर डेट टू जीडीपी रेशो 37% है, वन ऑफ द हाईएस्ट, टॉप 10 में आता है। तो क्या बिहार को ऐसा करना चाहिए जिसका डेट टू जीडीपी रेशो 20% से कम होना चाहिए? ये FRBM का भी कथन है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ने भी ये बोला था कि भैया आपका जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशो है स्टेट्स का, उनका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद सम एक्सेप्शंस। लेकिन बिहार क्या ये देने के लिए एलिजिबल है? क्या उसकी फिस्कल कंडीशन ऐसी है कि वो दे सकता है? हाँ, फिस्कल डेफिसिट जरूर इसका लिमिट में है, जो कि FRBM ने बोला है कि 3% शुड बी द टारगेट। तो ये टारगेट अचीव कर लिया है ऐसा मानना है। लेकिन डेट टू जीडीपी अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हिला हुआ है, और ये बात हम सब जानते हैं कि बिहार कुछ स्पेशल पैकेज भी देता है, फिर भी वहां की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या इस प्रकार की फ्रीबीज देना सही होगा? ठीक है, बिहार की डेट टू जीडीपी की हालत पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी सुधर गई है फिस्कल डेफिसिट की, लेकिन डेट टू जीडीपी की हालत अभी भी खराब है। तो क्या वो दे सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं, और दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं? इस प्रकार के आर्टिकल्स लगातार लिखे जाते हैं, और स्पेशली जब इलेक्शन आ जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो इस पे डिबेट अब फिर से होगी कि फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म। क्योंकि अभी जैसे कि नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है, तो ऑपोजिशन बोलेगा कि अरे ये तो फ्रीबीज है, फिर वो कुछ आएंगे और बोल देंगे कि अरे ये फ्रीबीज है, ये वेलफेयर है। तो देखते हैं, आज इसको डिटेल में देख ही लेते हैं कि क्या है ये, इसके पर्सपेक्टिव क्या है। आप देख ही सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में ये अभी लेटेस्ट फिनोमेना मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ, लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र ने उसको रेप्लिकेट किया, है ना, माझी लाडली बहन। ठीक है, उसके बाद सबसे जो फोर फ्रंट पायनियर है इस पूरे फ्रीबी मूवमेंट का, वो तो तमिलनाडु है ना। उन्होंने क्या कुछ नहीं बांटा, उन्होंने टेलीविजन बांटे, उन्होंने गोल्ड तक दिया है, ठीक है, मिक्सर्स दिए हैं, गोल्ड दिए, सब कुछ बांटा है फ्रीबीज में। तो ये स्टार्ट वहां से हुआ। उसके बाद तो लगभग हर पार्टी, हर चुनाव आता है, जैसे झारखंड इलेक्शन के पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। इसमें फ्रीबीज का मैं आपको कहां से बताता हूं, रिजर्वेशन का तो हर बार होता ही है कि हम पावर में आएंगे तो इतना रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। ये तो एक सब लोगों की अपनी एक स्ट्रेटेजी हो ही गई है। इसके बाद देखो 500 करोड़ सिद्धो कानू रिसर्च सेंटर, चलो रिसर्च सेंटर पे पैसा खर्च किया गया, वो मैं फ्रीबीज में नहीं मानता हूं। इसके अलावा गोगो दीदी योजना 2100 रुपए पर मंथ फॉर एवरी वुमन इन द स्टेट, पहला फ्रीबी। दूसरा, लक्ष्मी जोहार एलपीजी सिलेंडर 500 टू ऑल फैमिलीज,
फ्री एजुकेशन, अ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 2500 रुपीज टू विडोज, ठीक है। तो 2000 पर मंथ अलाउंस फॉर 2 years फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट यंगस्टर्स। मतलब इतना फ्रीबीज बांटेंगे तो लोगों के पास काम करने का इंसेंटिव कहां बचेगा। ये सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, शुरू तो इन्होंने भी किया था। दिल्ली में आप देख सकते हैं हर महीने 2100 रुपए की महिला सम्मान, ठीक है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी बिल माफ, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप, छात्रों को मुफ्त बस सफर और मेट्रो में किराया, पुजारी ग्रंथी के लिए 18,000 रुपए। मतलब लाइन लगी हुई है फ्रीबीज की। तो क्या फ्रीबीज सच में इतना इंपॉर्टेंट है? क्या ये वेलफेयर का पार्ट है या कांग्रेस का मैनिफेस्टो है? पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हर एक पार्टी आजकल ये फ्रीबीज पे क्यों रिलाई करती है? क्या इन्होंने सच में 5 साल काम नहीं किया है, या कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है कि ये हर बार फ्रीबीज पे दौड़ते हैं? मतलब एक चीज समझनी पड़ेगी कि वेलफेयर और फ्रीबीज बांटना दोनों अलग अलग है, और नहीं समझ में आता है तो हम समझाएंगे इनको आज इस वीडियो में कि क्या है, ठीक है। लेकिन हमें यूपीएससी का पढ़ना है, तो आपके पास में 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको करने हैं। दैट फर्स्ट वन इज द विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं, जो सही होगा हम बता देंगे उसको। विच फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी एक्सप्लिसिटली एम्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सबको पता है, सिंपल सिंपल से आंसर होंगे। आई होप कि आप इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ने के पहले एक और चीज बता देते हैं कि ये बैच जो है P2I फाउंडेशन बैच, ये क्लोज होने वाला है, और मिनिमम प्राइस पे SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 20 लास्ट डेट है, मतलब 2 दिन बचे हैं सिर्फ। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस PDF को यहां से एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े, आप ये टेलीग्राम चैनल करके ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज में डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है कि स्टैट्यूटरी प्रोसीजर और ए सोशल एफर्ट डिजाइंड टू प्रमोट the basic physical and material well-being of the people in need, ठीक है। वेलफेयरिज्म क्या होता है? ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर और सोशल एफर्ट डिजाइन टू प्रमोट द बेसिक फिजिकल मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। और वो भी कौन लोग? जो नीड में है, मतलब जिनको नीड नहीं है उनका प्रमोट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो खुद से कर लेंगे, ठीक है। फ्रीबीज ऑन द अदर हैंड एज डिफाइंड बाय द आरबीआई ने ही डिफाइन किया है that public welfare measures provide for free of charge that focuses primarily on the short term relief। आपने 2500 रुपए किसी को एक मंथ किसी चीज का कंपनसेशन दे दिया, ये तो शॉर्ट टर्म रिलीफ हुई ना। लॉन्ग टर्म आपने क्या कर दिया? गिव अ मैन अ फिश, ही विल फीड हिज होम फॉर अ डे। एक ही दिन वो खिला पाएगा, बाकी लाइफ टाइम का क्या होगा? विच मीन्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट से, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ, for short-term political gain rather than having a long-term vision to increase the capacity or capability or skill of those people, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो फ्रीबीज की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वेलफेयरिज्म की, और आरबीआई ने फ्रीबीज का ये कहा। सो इन ए नटशेल वी कैन से दैट फ्रीबीज आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म और वन टाइम मेजर। मिक्सर ले जाओ, लैपटॉप लेकर के चले जाओ, साइकिल ले जाओ, ये सब फ्रीबीज का काम है। एड्रेस द स्पेसिफिक नीड ऑफ सम स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन। लेकिन वेलफेयर एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है टू प्रमोट देयर फिजिकल एंड मटेरियल वेलबींग ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म विजन होता है, यदि आपकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, आपका स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा, तो यही रोजगार के माध्यम से आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, और बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। सो लॉजिकली गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन वेलफेयर and welfare, not on the freebies, but unfortunately freebies have becomes the norms of the day। free color TV, लोग जा रहे हैं ऑफिसेस में उठा उठा के कलर टीवी लेकर के आ रहे हैं, पार्टी का सिंबल बना हुआ है। दिस वॉज द रियलिटी। स्टार्ट तो तमिलनाडु में ही हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को 3 चीजें नहीं भूलनी चाहिए। क्या? पहली चीज तो ये कि ये जितनी भी फ्रीबीज आप बांटते हो, ये अल्टीमेटली है तो टैक्स पेयर्स का पैसा, और दिक्कत सबसे बड़ी ये कि जो टैक्स पेयर जो पैसा पे करते हैं इसके लिए, उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये भी एक रियलिटी है, बिकॉज दे आर नॉट द बेनिफिशियरी। तो एक टाइम पे हो सकता है वो बोल दे कि मैं तो अब टैक्स पे करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे फायदा नहीं मिलता है, और
मेरा जो टैक्स जा रहा है वो फिर टैक्स चुराने लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो ये हो गई। सेकंड, दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, आप कर्ज लिए जा रहे हो। हिमाचल की आप हालत देख सकते हो, वहां पे सरकारी अधिकारियों की सैलरी नहीं आई थी। दैट वॉज द रियलिटी। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने ओल्ड पेंशन चालू कर दी, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ जाओगे तो डेट टू जीडीपी, जो कि स्टेट्यूटरी लिमिट सेट की हुई है एफआरबीएम एक्ट ने, उससे भी बाहर जा रही है। बिहार ही उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक साइड में आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, दूसरे साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी हालत खराब है। गवर्नमेंट पिछले 10 साल से ट्राई कर रही है कि उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रही है। और फिर से आपने क्या किया, स्कीम इस टाइप की लेकर के आ गए, तो क्या होगा फिर? तो दूसरी चीज ये फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो नहीं रहा है। तीसरी चीज, सच मेजर्स पर्टिकुलरली फ्रीबीज टेंड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट, मिसयूज एंड पेरेनियल डिपेंडेंसी इन द सोसाइटी। कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट के हमें तो मिल रहा है, हमें काम क्यों करना है, तो कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिवाइजिंग वर्क दैट इन टर्न इफेक्ट द वेज रेट एंड ड्रॉप इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। रूरल एरियाज में जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को कम से कम पर इंडिविजुअल आप जाएंगे तो 20 मोर देन 20 प्लस स्कीम्स का फायदा मिलता है। पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क, दिस इज द रियलिटी। और इसकी वजह से फिर आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है आउटपुट उतना मिलता नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश हो गई, ओले गिर गए, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। इतनी हायर इनपुट कॉस्ट के साथ में आउटपुट जीरो, किसान आत्महत्या करेंगे कि नहीं, ये रियलिटी बन के आती है। तो ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियंस एंड परहैप्स द गवर्नमेंट फाइंड इट इजियर टू गिव आउट द डोज इन द फॉर्म ऑफ राशन, साइकिल, साड़ी, लैपटॉप, कैश, फ्री पावर एटसेट्रा, ओके, रादर देन सॉल्विंग द रूट कॉज, है ना। रूट कॉज की वो बात करते ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। सो शॉर्ट टर्म सेल्फिश पॉलिटिकल इंटरेस्ट व्हाइल द रियल प्रॉब्लम कीप्स गेटिंग बिगर एंड अनमैनेज्ड बाय द डे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे निकल के आती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि भाई इतना सब कुछ चल रहा है, तो इन सब के पीछे, फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म के पीछे जो थ्योरीज हैं, फिलोसफिकल थ्योरीज हैं, वो क्या है। इकोनॉमिक्स उसके क्या बारे में क्या बोलती है, लाइक केनेजियन इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, आरबीआई की रिपोर्ट क्या बोलती है, डीपीएसपी और पॉलिटिकल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या बोलते हैं। आज इसको सबको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हर पेपर में आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, जॉन रॉल्स एक लिबरल थिंकर था। एज ए लिबरल थिंकर उसने एक बात कही थी, उसने 3 प्रिंसिपल्स की बात कही थी कि फ्रीडम होनी चाहिए सब लोगों के पास में, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और लास्ट एक प्रिंसिपल उसने कहा था डिफरेंस प्रिंसिपल। फ्रीडम मतलब लिबर्टी, है ना, क्योंकि वो एक लिबरल थिंकर था, लिबर्टेरियन था। तो उसने कहा कि सबको लिबर्टी दे दो, सबको अपने अपने हिसाब से ग्रो करने का मौका दे दो, किसी को मत रोको। वो दोगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन ऐसा करते समय यदि ऐसा लगता है कि हमें इन दोनों प्रिंसिपल से डेविएट होना है, तो हमें इस तरीके से डेविएट होना है कि वो डेविएशन सोसाइटी के लीस्ट प्रिविलेज्ड सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाए, और वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। गिवन द फर्स्ट टू अनइक्वल इज द unequal society is acceptable as long as the system functions to the benefit of the least privileged section। ठीक है, आगे बढ़ करके यही 3 प्रिंसिपल दिए। तो बेसिकली जॉन रॉल्स की थ्योरी जो बोलती है वो ये बोलती है कि अल्टीमेटली आपको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। बेसिकली जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी है, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में इतना बोलता है दैट हाउ यू शुड डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी सोशल गुड्स इन द सोसाइटी। प्राइमरी सोशल गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी हो सकती है, या एजुकेशनल फैसिलिटी हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकती है। ये प्राइमरी सोशल गुड्स सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो उसके वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और उस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है फेयर रूल्स एंड फेयर इंस्टीट्यूशन। फेयर इंस्टीट्यूशन,
अल्टीमेटली जो हमने पहले पढ़ा था कि गिव अ मैन अ फिश ही विल फीड हिज फैमिली फॉर अ डे, यही बोल रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको उसके हिसाब से उसको प्राइमरी सोशल गुड्स दे दिए जाएं। बात यह आपने कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करी, और इसी वजह से जॉन रोल्स को उन्हीं के शिष्य ने क्रिटिसाइज किया, दैट इज प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट द लैक ऑफ मनी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जॉन रोल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, ये हम बोल सकते हैं, और ऐसा है भी सही, ठीक है। जो उनका प्रिंसिपल है प्राइमरी सोशल गुड्स का, वो यही बोलता है कि सोसाइटी में वेलफेयर करना चाहिए, है ना। डिफरेंस प्रिंसिपल को आगे लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट वो लिमिट क्रॉस कर रही है, तो उन्हीं के शिष्य ये बोलते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट द लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस पर्टिकुलर नोशन of Professor Amartya Sen is known as capability approach. इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? कैपेबिलिटी अप्रोच। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि जॉन रोल्स, जो आपने प्राइमरी सोशल गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उन लोगों के पास जिनके पास कैपेसिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। वो इस वजह से गरीब नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, वो इस वजह से गरीब है क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। आप समझ गए? वही वाली बात है जो हमने पहले पढ़ी। तो अमर्त्य सेन ये बोलते हैं कि आपने रिसोर्सेस तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्राइमरी सोशल गुड्स, लेकिन प्राइमरी सोशल गुड्स जब तक उसकी फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक की कैपेबिलिटी नहीं होगी। इसका कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास में कार है, लेकिन जब तक आपको ड्राइविंग नहीं आती, उस कार का कोई फंक्शन नहीं है आपके पास में, वो पड़ी रहेगी आपके गैराज में या बाहर पार्किंग में पड़ी रहेगी। इस टाइप से बात है। तो ड्राइविंग एज ए स्किल क्या हो गई? आपकी कैपेबिलिटी हो गई। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि हमें कैपेबिलिटी बिल्डिंग करने पे फोकस करना चाहिए, हमें कार डिस्ट्रीब्यूशन करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें कैपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जैसे ही कैपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इंसान खुद कार खरीद लेगा, क्योंकि वो कमाएगा भी तो सही, तो उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा सरकार पे। दिस इज द थ्योरी, ओके, दिस थ्योरी इज नोन एज कैपेबिलिटी अप्रोच। तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने आगे चल करके इसी कैपेबिलिटी अप्रोच को फॉलो किया। इसके बाद फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में हमने दोनों को देख लिया, जॉन रोल्स और उनके शिष्य अमर्त्य सेन, है ना। दोनों के अलग अलग व्यू हैं। एक बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। उसके बाद तो ये वही वाली बात हुई, जॉन रोल्स की थ्योरी फॉलो की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, लाडली बहना योजना, 1100 कितने 2100 रुपए लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पहुंच गए, विदाउट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ दोज वुमेन। उनकी कैपेसिटी तो बढ़ा ही नहीं, तो उसको रिसोर्सेस को फंक्शन में कैसे तब्दील करेंगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोल्स की थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन तक खत्म हो जाती है, अमर्त्य सेन उसको आगे लेकर के जाते हैं और उसको फंक्शनिंग में कन्वर्ट करवाते हैं। ये हो गया फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। अब आते हैं केनेजियन इकोनॉमी, ठीक है। अब मैं इकोनॉमी के बेसिक पे चलूं आपके पास, तो हम सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्लासिकल इकोनॉमी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? सिंपल से एक बात बोलती है कि मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से छोड़ दो, मार्केट फुल्ली अपने हिसाब से चलता रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो गवर्नमेंट का रोल है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज मिनिमम। इनफैक्ट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिबरल थिंकर्स थे, वो ये बोलते हैं कि दैट गवर्नमेंट शुड बी द मिनिमम गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट शुड बी द मिनिमम गवर्नमेंट, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। वो सब चीजें बैलेंस आउट कर देंगे। आप बोलोगे कि गरीबी है, वो बोलेंगे गरीबी भी सब खत्म हो जाएगी, इसके हिसाब से छोड़ दो। लेकिन ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, ये 1928 के टाइम पे फेल हो गई। 1928 द ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि उस समय, अब आप समझिए, उस समय डिमांड ही नहीं थी मार्केट में। अब उस डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाए? आपने तो कहा था कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से छोड़ दो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करेगी इकोनॉमी। यहां पे एम्प्लॉयमेंट लोग लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड ही नहीं है।
क्रैश हो गई इकोनॉमी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तब एक इकोनॉमिस्ट आए, ओके, केन्स, और केन्स ने कहा कि ऐसे समय पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और जब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इट विल फर्दर लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड इन द इकोनॉमी, और ऐसे करके पूरी सिस्टम फिर से इकोनॉमी जो है वो फंक्शनिंग हो जाएगी, वेल फंक्शनिंग हो जाएगी। ये बात किसने कही? केन्स ने कही। तो इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड इन द मार्केट, यहां पे टेक एन इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन, यहां पे गवर्नमेंट को हेल्प करने की जरूरत है। और जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खुद का बढ़ाती है और टैक्सेस कम कर देती है तो फिर से इकोनॉमी फंक्शनिंग होने लगती है। और इसके हिसाब से आप आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चलाया गया कोविड-19 के टाइम पे, जब इकोनॉमी एक स्लो डाउन फेस कर रही थी हमारी, तभी गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया था, आपको याद हो तो। उस पैकेज को आप कंपेयर कर सकते, 2 लाख करोड़ का पैकेज आया था। वो कुछ नहीं था, वो केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल के आधार पे था। मतलब कहीं ना कहीं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को केनेजियन मॉडल सपोर्ट करता है, लेकिन हर समय सपोर्ट नहीं करता है। बात यह है कि क्या केन्स या कोई भी इकोनॉमिक मॉडल वेलफेयरिज्म या फ्रीबीज को इस लेवल पे सपोर्ट करता है कि इकोनॉमी अच्छे से चल रही है और फिर भी स्पेंडिंग बढ़ा दो? नहीं। वो सिर्फ किस समय सपोर्ट करता है? जब डिप्रेशन आया हो, जैसे कि 1928 या कोविड-19 के टाइम की बात हो जाए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। इसमें आगे बढ़े तो केनेजियन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। कैसे? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड व्हेन डिमांड इज लो और व्हेन इकोनॉमी इज फेसिंग स्लो डाउन, सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट विल increase government spending, ओके, वाया देयर फिस्कल पॉलिसी एंड डिक्रीज द टैक्सेस। वही है। तो उसके तहत आप सोशल प्रोग्राम्स ला सकते हो। केनेजियन आइडिया इन्फ्लुएंस्ड द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल प्रोग्राम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी फिर से अच्छे से फंक्शन करने लग जाएगी। तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि रिलेशन अभी भी डिबेटेबल है, हां, लेकिन थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन जरूर केनेजियन इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, वेलफेयर स्टेट का, फ्रीबीज का। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल जब इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही होती है ना, इकोनॉमी के अपने फेसेस होते हैं, तो जब इकोनॉमी डाउन टर्न फेस कर रही होती है तब आप काउंटर साइक्लिक मेजर्स दे सकते हैं, और तब ये इंपॉर्टेंट होगी, ना कि नॉर्मल फंक्शनिंग इकोनॉमी में आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दोगे और टैक्सेस कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और यूएस में यही तो लड़ाई है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब आती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कि भाई वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नाम में ही वेलफेयर है, तो क्या ये सपोर्ट करती है? हां, थोड़ा सा तो सपोर्ट करती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स concerned with the how resources are allocated in a way that maximize overall social well-being। ये ओवरऑल सोशल वेलबींग को बढ़ाने की ब्रांच है, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स की एक धारणा, जिसमें ये बोलते हैं कि मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफ फ्रीबीज आर नॉट टारगेटेड इफेक्टिवली दे मे बेनिफिट दोज हु डोंट नीड देम, लीडिंग टू अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। और ऐसा होता है। हम बोलते हैं ना कि इंक्लूजन एरर, ये इंक्लूजन एरर क्या है? ऐसे लोग भी उस स्कीम का पार्ट बन गए जिनको जरूरत ही नहीं थी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनीथिंग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, यदि आप रिजर्वेशन को एज ए रिसोर्सेस मानो, एंड रिजर्वेशन इज वन ऑफ द रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, और उसके बेसिस पे उनको सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन इज वन ऑफ द रिसोर्स, और उसका मिसयूज होता है। क्यों? एक वो जो फेक सर्टिफिकेट बनाने वाली मोहतरमा है, इसके बाद बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं, वो सब क्या है? मिस अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसको सपोर्ट नहीं करते। वेलफेयर इकोनॉमिक इसको भी सपोर्ट नहीं करती है कि मार्केट डिस्टोर्ट कर दे, जैसे कि अभी मुफ्त बिजली वाला जो आप काम करने जा रहे हो, इससे क्या होगा?
अचानक से डिस्कॉम्स की हालत खराब हो जाएगी और फिर उन पे लोड बढ़ जाएगा। फ्रीबीज कैन डिस्टोर्ट मार्केट प्राइस, क्रिएट आर्टिफिशियल डिमांड लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन द रिसोर्स अलोकेशन। अचानक से लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोग खर्च करने लगेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसको भी सपोर्ट नहीं करती है। इट कैन स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस एंड मे क्रिएट डिपेंडेंसी अगेन। तो इन सब चीजों को वेलफेयर इकोनॉमिक्स सपोर्ट नहीं करती है, वो सिर्फ एक चीज को सपोर्ट करती है कि रिसोर्स इस तरीके से अलोकेट हो जाए कि इक्विटी आ जाए, इनइक्वालिटी को एड्रेस कर दें और बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर दें। लेकिन इसके बिहाफ पे ये सब नहीं होना चाहिए। तो फिर भी हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हां, वेलफेयर इकोनॉमिक्स वेलफेयरिज्म को सपोर्ट करती है, ना कि फ्रीबीज को सपोर्ट करती है। ये चीज हमें याद रखनी है। ये इसके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो गए जिनको हमने देख लिया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पर्सपेक्टिव देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हम सब जानते हैं कि डीपीएसपी तो मतलब सपोर्ट करता ही है, वेलफेयर स्टेट का तो डेफिनेशन ही वहां से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एग्जाम्पल पे मैं आऊंगा अभी लौट के। पहले डीपीएसपी का देख लेते हैं कि डीपीएसपी क्या बोलता है। अच्छा, पहले आरबीआई की रिपोर्ट, एक और इकोनॉमिक वाला और बचा हुआ है, आरबीआई की रिपोर्ट देखते हैं। तो आरबीआई ने, मैंने आपको बताया कि आरबीआई इज नॉट इन फेवर। आरबीआई पहले ही बोल चुका है कि स्टेट्स की हालत, जो फिस्कल हालत है वो खराब है, तो इनको इस प्रकार की जो फ्रीबीज वाली स्कीम है वो लाने से बचना चाहिए। अब ये स्टेट्स ला क्यों रहे हैं पता नहीं। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है जिनको आप यूज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज होल्डिंग बैक पावर सेक्टर रिफॉर्म, इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल पेन ओनली। देख चुके हैं, मैंने बताया है कि अभी जैसे ये स्कीम आएगी तो इसके बाद और क्या होना है डिस्कॉम्स का इन बिहार, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। लगभग सब चीज किस चीज की बात करती है, आपकी वेलफेयरिज्म की। ज्यादातर जो स्कीम है सोशल जस्टिस प्रिंसिपल से रिलेटेड है और वो वेलफेयरिज्म को बढ़ावा देती है। आप सब जानते हैं, मतलब उसको मैं रिपीट करूंगा नहीं बहुत ज्यादा। तो ये सारे जो प्रिंसिपल है डीपीएसपी के, जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है कि क्या सच में वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज में कोई फर्क नहीं है? फर्क है, हमें जानना पड़ेगा। देखो, वेलफेयरिज्म एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है सोसाइटी के, अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग की, ओवरऑल वेल बीइंग की। लेकिन उसको ओवरऑल वेल बीइंग कब हो पाएगा? जब वो सस्टेनेबल हो, जब वो लॉन्ग टर्म जो इश्यूज लोग फेस करते हैं उनको रिजॉल्व कर पाए, ना कि उनको पैसा दे दे जस्ट टू गेट सम वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कुछ फ्रीबीज, हालांकि वो भी लाया गया था एज ए फ्रीबीज, लेकिन बाद में बड़ा सक्सेसफुल हुआ। जैसे कि बिहार का वो वाला स्कीम, बिहार का जो स्कीम मैंने आप लोगों को बताया था, दैट पर्टिकुलर स्कीम इज वेरी मच सक्सेसफुल। बिहार साइकिल स्कीम फॉर गर्ल्स, अ हिट इन जाम्बिया, अनवील्ड इन 6 अफ्रीकन नेशन। इससे क्या हुआ? मिरेकुलसली जो गर्ल चाइल्ड रेशो है, एनरोलमेंट रेशो इन द स्कूल्स, वो बहुत हद तक बढ़ गया। मतलब कहीं ना कहीं फ्रीबीज सक्सेसफुल हो गई। तो कुछ फ्रीबीज बड़ी अच्छी भी हुई, तो कुछ फ्रीबीज तो डिजास्टरस हैं, वो हम सबको पता है। तो बात फिर यही आती है कि क्या किया जाए, क्योंकि देखो, एक फ्रीबीज ये भी है जिसने 3 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला। ये बहुत बड़ी फेमस स्कीम है, बोल्सा फैमिलिया, ब्राजील की। आपको ये एग्जाम्पल लिखना भी चाहिए, बोल्सा फैमिलिया। तो बहुत फेमस स्कीम है, और हम इसको जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं तब वहां पे बताते भी हैं कि इस टाइप की कुछ स्कीम लानी चाहिए। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जो लाडली बहना योजना है, इट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल बेसिक स्कीम और बोल्सा फैमिलिया काइंड ऑफ स्कीम। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, इसमें कंडीशंस नहीं है। ये एक प्रकार से कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई है, यूनिवर्सलाइज ओवर कर दिया उसको। तो दिक्कतें हैं बहुत सारी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल तो हमने देख ही लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांट टच ऑल फ्रीबीज एज वेलफेयर, कांट काउच ऑल फ्रीबीज एज वेलफेयर स्कीम। एनवी रमन्ना ने कहा था कि हर फ्रीबीज को वेलफेयर नहीं बोल सकते आप। फिर क्या हुआ था? कोर्ट कॉल्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयर स्कीम एंड फ्रीबीज इवन एज द पॉलिटिकल डिबेट ऑन द इशू वेजेस आउटसाइड, इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये जस्टिस रमन्ना ने ही कहा था, जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। द इकोनॉमी इज गेटिंग रूइंड, पीपल पेइंग टैक्सेस कंप्लेन व्हाई मनी इज नॉट स्पेंड ऑन द रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर,
welfare schemes are different, giving freebies is different, some financial discipline has to be there, and we can see some other country having problem because of the similar things. तो हमें रुक जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी केस में, ये तमिलनाडु वाला ही केस है, वहां पे फ्रीबीज का कल्चर रहा है, हेल्ड दैट इलेक्टोरल फ्रीबीज डू नॉट फॉल अंडर corrupt practice under RPA as they sought to implement DPSP. Moreover, such matters fell within the legislative domain. सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं बोल सकते, ये करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है क्योंकि ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अगस्त 2022, a bench comprising Chief Justice N.V. Ramanya, Justice Krishna Murari, and Hema Kohli suggested that formation of a committee of experts to dispassionately consider the issue of freebie. तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड हो गया। इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है भैया? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट को बोला कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डीपीएसपी से रिलेटेड है और ये वोटर्स का अपना इशू है, जो वोटर्स डिसाइड कर देंगे वो फ्रीबीज होगा और जो नहीं करेंगे वो फ्रीबीज नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आती है क्वेश्चन की। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि कौन सी स्कीम को फ्रीबीज में काउंट किया जाए, कौन सी को नहीं किया जाए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फ्रीबी है, ये फ्रीबीज नहीं है। और स्कीम्स जस्ट लाइक लाडली बहना योजना या मुफ्त बिजली दे देना या मुफ्त पानी दे देना, इससे स्टेट की फिजिकल हेल्थ पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके लिए बहुत अच्छे से डिबेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का बोला था कि जिसमें आरबीआई के भी मेंबर होने चाहिए, फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर होने चाहिए, ऐसी कमेटी बननी चाहिए और इसको एक सारी पार्टीज को साथ में आकर डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ ये फ्रीबीज हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स हैं और अब हम फ्रीबीज नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल बाय द एंड ऑफ 2047 जिस डेवलप्ड इंडिया की हम बात करते हैं वो ऐसे फ्रीबीज बांट के तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस नॉलेज का उपयोग आप लगभग सब पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने फिलोसफिकल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू, जुडिशरी का स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू सभी देखा है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।